दोस्तों फ्रोम में अभी तक आपने देखा कि किस तरह सारा ने उन मॉन्स्टर्स की आत्माओं के कहने पर अपने भाई नेथन की जान ले ली। दोस्तों वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ईथन को मारने के चक्कर में बेचारा नेथन ही मारा जाता है। इस वजह से फादर खत्री उसे अब बांध कर चर्च की बेसमेंट के अंदर रख देती है ताकि वो और मजीद किसी को नुकसान न पहुंचाए। जहाँ पे सारा ने बताया कि ये आत्माएं वाकई में हमारी यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं, और उन्होंने जब फादर खत्री यहाँ पर आए थे तब उन्होंने एक बैग को छुपा दिया था। उन आत्माओं ने फादर खत्री के उस बैग के अंदर जो जो चीजें हैं उनके बारे में बताया, जिस वजह से अब फादर खत्री को उन आत्माओं और सारा पर यकीन हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं जूली को, जो अब हवेली के अंदर अपनी दोस्त फातिमा के साथ काफी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। उसकी माँ उसे लेने भी आती है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ रहने पर बिल्कुल भी राजी नहीं होती। यहाँ दूसरी तरफ विक्टर ईथन को लेकर जंगल के बीचों बीच एक खोखले और बेशकीमती पेड़ के पास पहुँच जाता है। उस जादुई पेड़ के अंदर किसी भी चीज को फेंको तो वो ऊपर से वही चीज टेलीपोर्ट होकर नीचे आ गिरती है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पेड़ के अंदर इंसानों को आजमाया नहीं होता, यानी अभी तक कोई इंसान उस पेड़ के अंदर नहीं गया था। इधर टाउन के अंदर जिम टेबिथा को कहता है, देखो टेबिथा, यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज के अंदर तार ही नहीं है, और ऐसा क्यों ये हमें नहीं पता। जिस वजह से अब फाइनली टेबिथा बेसमेंट के अंदर खुदाई स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उन सब इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मेन वायर्स बेसमेंट के अंदर से होते हुए जमीन के नीचे जा रही थी। वो बेसमेंट को खोदते हैं इस उम्मीद के अंदर कि शायद उन्हें मेन पावर सप्लाई सोर्स मिल जाए। दोस्तों यहाँ जेड को हर वक्त हेलुसिनेशंस ही हो रहे थे, और उसे यहाँ पर लगातार एक खास तरह का सिंबल नजर आ रहा होता है, जिस वजह से कैनी की मॉम उसे स्टोर रूम में पड़ी हुई एक बुक देती है, जिस बुक के अंदर भी सेम टू सेम उस तरह का सिंबल बना हुआ होता है जिस तरह का सिंबल जेड को लगातार अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। यहाँ बॉयड अपनी मरी हुई पत्नी एबी की कब्र पर आकर उसे सारा प्लान बताता है। उसका प्लान था कि वो उस पत्थर को लेकर किसी गाड़ी या किसी बस के अंदर उस पत्थर को लगाकर इस टाउन से बाहर जाने की कोशिश करे, लेकिन इस बार वो जंगलों के एरिया से होते हुए जाएगा, लेकिन इसमें काफी ज्यादा खतरा होता है। लेकिन बॉयड कहता है अब किसी को तो ये सब कुछ करना होगा ना, इसलिए वो अपनी पत्नी से कहने लगा, अगर मैं वापस ना आऊं तो बार बार मेरा इंतजार मत करना। इसके अगले सीन में हम देखते हैं एक केविन नाम के आदमी को, जो हवेली के अंदर जब सब लोग सो रहे थे तब ऊपर एक अलग कमरे में जाता है और बाहर खिड़की पर लगे हुए कर्टन को ऊपर उठा देता है, जिसके दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर होती है। वो लड़की कहती है, ये जो तुमने मेरे लिए गुलदस्ता छोड़ा है ना, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अंदर कब आने दोगे। केविन कहता है, इस चीज के बारे में तुम्हें भी पता है कि हम तुम्हें अंदर नहीं आने देते, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारा कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर तुम्हें अंदर जरूर बुला लूंगा। दोस्तों अब सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हुआ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कॉलोनी हाउस यानी हवेली के अंदर आज रात होने वाली पार्टी के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। वो पार्टी किसी और की नहीं बल्कि फातिमा की ही थी। दरअसल फातिमा को इस टाउन के अंदर आए हुए आज 1 साल पूरा हो जाएगा, और इसी खुशी में सभी हवेली वाले फातिमा के लिए एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तभी हम देखते हैं ऊपर छत वाले कमरे में, जहाँ पे फातिमा और जूली बैठे हुए आपस में मजाक कर रहे होते हैं। जूली कहती है, लगता है मेरा फैसला बिल्कुल अच्छा था कि मैं टाउन को छोड़कर या हवेली के अंदर रहूं, क्योंकि हवेली के अंदर किसी को भी देख के ऐसा नहीं लगता कि हम सब इस भयानक टाउन में फंसे हुए हैं और मौत हमारे चारों तरफ हर वक्त मंडरा रही है। जिस पर फातिमा जूली को कहने लगी, इतना भी फ्री मत होना कि यही भूल जाना कि तुम्हारी प्रोटेक्शन किसमें है। उनकी बातचीत के दौरान वहाँ पे एलिस आया, जो फातिमा और जूली से कहने लगा, चलो आओ हम नीचे चल के शराब पीते हैं। जिस पर फातिमा कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम शराब पीकर काफी उल्टी सीधी हरकतें करते हो, इसलिए शराब से दूर रहो। ये सुनकर एलिस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जूली कहती है, फातिमा मुझे एलिस कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फातिमा कहती है, हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है ना तो एलिस बेचारे को उसकी मोम याद आ जाती है, जो उनके साथ ही यहाँ पे आई थी, लेकिन उसके पिता बॉयड ने एलिस की मोम को जान से मार दिया। ये सुनकर जूली काफी चौंक गई। जूली ने कहा, आखिर बॉयड ने ऐसा क्यों किया? वो तो काफी अच्छे इंसान है। फातिमा कहती है, ये तो अब बॉयड को ही पता, क्योंकि जब उन्होंने अपनी पत्नी को मारा तो वहाँ पे एलिस और डोना के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं विक्टर को, जो फ्रिज के अंदर ताजा फलों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे एक भी फल नजर नहीं आता। पीछे से डोना आके कहती है, इस बार हमारे फार्म के अंदर ज्यादा फल उगे नहीं, इसीलिए हमें थोड़े फलों से ही काम चलाना होगा। विक्टर कहता है, डोना ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, मुझे तो ये किसी बहुत बड़े खतरे की चेतावनी लग रही है। डोना ने कहा, जरा चिल करो, सिर्फ फल ही तो खत्म हुए हैं। जब हम यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे फल क्या, हमें तो खाना तक नहीं मिलता था। लेकिन विक्टर कहता है, अब हालात पहले जैसे नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं केविन को। जी हाँ, वही केविन जो रात होने पर मॉन्स्टर लड़की से बात करता था। दोस्तों वो एक काफी अकेला इंसान था, इसीलिए वो
आज भी एक फूलों के गुलदस्ते को हवेली के बाहर रख देता है, इस उम्मीद में कि आज वो मॉन्स्टर उसी फूलों के गुलदस्ते को लेकर उससे मिलने आएगी। इतना करने के बाद वो वापस चला जाता है। फिर वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं जेड को, जिसके कमरे के बाहर कैनी नॉक कर रहा होता है। कैनी जैसे ही अंदर आया तो जेड उसको तुरंत ही भाग जाने का कहने लगा। कैनी ने कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए अगर तुम 10 मिनट के अंदर अंदर नीचे खाने को ना आए तो मेरी मॉम तुम्हें ऊपर आके कच्चा चबा जाएंगी। इतना कहकर कैनी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयड को, जो जैसे ही अपने पुलिस स्टेशन के बाहर आए तो वहाँ पर फादर खत्री मौजूद थे। फादर ने बॉयड से कहा, मुझे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। बॉयड कहता है, मुझे भी तुम्हें एक काफी इम्पोर्टेंट प्लान के बारे में बताना है। इसीलिए अब वो दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही फादर ने देखा कि बॉयड अपने सामान को पैक करके यहाँ से भागने की फिराक में है। फादर ने कहा, ये सब किस लिए? बॉयड कहता है, देखो अब जो मैं बताने वाला हूँ ना वो बिल्कुल आराम से और ठंडे दिमाग से सुनना। और इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिम को, जिसके पास तबिथा आती है। तबिथा कहती है, जबकि जूली हवेली के अंदर गई है तुम उसे एक बार भी मिलने नहीं गए, तो मैं नहीं लगता कि हम दोनों को उसे मिलने जाना चाहिए। जिस पर जिम तबिथा को कहने लगा, देखो शांत रहो, जूली से मिल लेंगे लेकिन उससे पहले मेरा प्लान सुनो। देखो कल मैंने और जेड ने जिस रेडियो की टेस्टिंग की थी ना, उस पे हमें एक स्टैटिक सिग्नल मिला है। तबिथा कहती है, स्टैटिक सिग्नल से तुम्हारा क्या मतलब? जिम ने कहा, इसका मतलब रेडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद हम किसी न किसी से संपर्क जरूर कर पाएंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें रेडियो के एंटेना को काफी ऊंची जगह पर फिट करना होगा, लेकिन वो जगह इस टाउन के अंदर मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही। जिस पर तबिथा उसे कहने लगी, देखो तुम हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कॉलोनी हाउस यानी हवेली का सीन, जहाँ पे अब फातिमा की पार्टी चल रही थी। डोना फातिमा और बाकी सभी लोगों को इकट्ठा करके सबसे कहने लगी, आज फातिमा को यहाँ पे आए 1 साल हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं एलिस को, जो लगातार शराब ही पिए जा रहा था और शराब पीते पीते ही डोना की एक भी सुने बिना वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर डोना सबसे कहने लगी कि जिस दिन की फातिमा हमारे कॉलोनी हाउस के अंदर आई है ना, उस दिन का यहाँ पे एक भी इंसिडेंट यानी कोई भी हादसा नहीं हुआ, इसलिए फातिमा हमारे लिए एक गुड लक साबित हुई। इसी के साथ डोना फातिमा को एक छोटा सा गिफ्ट देती है और वो दोनों गले लगकर आपस में एक खूबसूरत पल को शेयर करते हैं। और फिर वो सीन कट हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं फादर खत्री और बॉयड को, जहाँ पे फादर खत्री बॉयड को वही बैग दे देते हैं जिस बैग को उसने यहाँ आते ही जमीन में गाड़ दिया था। फादर कहते हैं, बॉयड अब जो तुम्हें मैं बताऊंगा ना उसे कान खोल के सुनना और प्लीज मेरी पूरी बात सुने बिना कोई एक्शन मत लेना। जहाँ पे फादर बताने लगे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे एक ऐसी आत्मा घूम रही है जो हमें यहाँ से निकलने में हमारी मदद कर सकती है। उस आत्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारा बैग किस जगह पर दफन है, जिसे सुन के मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानते जाओगे तो इस जगह से जल्द ही बाहर निकल जाओगे। तो बताओ बॉयड, क्या हमें उस आत्मा की बात माननी भी चाहिए या नहीं? बॉयड कहता है, तुम जो कह रहे हो ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फादर ने कहा, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वैसे भी किसी को क्या पता है, किसी को घंटा परवाह नहीं है और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो तुम पहले इंसान नहीं हो जिसे ये सब कुछ अजीब लग रहा है। और मेरी एक और बात सुन लो कि वो आत्माएं और किसी में नहीं बल्कि सारा के अंदर है, और सारा को मैंने चर्च की बेसमेंट के अंदर ही कैद कर रखा है। ये सुनते ही बॉयड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बॉयड तुरंत ही अपनी गन निकाल कर फादर खत्री पर पॉइंट कर देते हैं। फादर जैसे ही पीछे मुड़े तो बॉयड की तरफ देखकर डर गए। फादर ने कहा, देखो बॉयड, मैंने कहा था मेरी हर एक बात बिल्कुल ध्यान से और धीरज के साथ सुनना, इसलिए मेरी बात मानो तो हमें सारा की मदद करनी चाहिए। बॉयड ने कहा, क्यों मदद करे? सारा एक खूनी है। सारा ने कैनी के पिता को मरवाया, जेड के दोस्त को, हॉस्पिटल की नर्स को और तो और अपने भाई नेथन तक को नहीं छोड़ा। आखिर तुम उसकी मदद करना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? जिस पर फिलहाल के लिए वो सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं केविन को, जो अब कॉलोनी हाउस की छत पे आके विंडो पर से कर्टन को दूर करता है। दूसरी तरफ खड़ी हुई मॉन्स्टर केविन को कहती है, पिछले 15 दिनों से मैं यहाँ आती हूँ और ठंड के अंदर तुम्हारा वेट करती रहती हूँ, लेकिन तुमने एक मर्तबा भी मुझे अंदर आने नहीं दिया। केविन कहता है, तुम्हें पता है कि अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दे दिया तो तुम्हारे पीछे पीछे बाकी के मॉन्स्टर्स भी अंदर आ जाएंगे, जिससे पूरे हवेली के लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन वो मॉन्स्टर कहने लगी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं मॉन्स्टर हूँ? तुम्हें तो पता है ना कि मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ, इसीलिए तुम जैसे ही विंडो को ओपन करोगे तो मैं तुरंत ही अंदर आ जाऊंगी और हम दोनों इस विंडो को बंद कर देंगे ताकि बाकी के मॉन्स्टर्स अंदर ना आने पाए। दोस्तों यहाँ जाके केविन अब उस मॉन्स्टर की बातों में आ जाता है। उसने तुरंत ही एक क्रॉसबो लिया और विंडो की कीलों को उखाड़ कर उस विंडो को ओपन कर दिया। ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश होने लगी और कुछ ही पलों के अंदर केविन ने उस विंडो को खोलकर उस मॉन्स्टर को अंदर बुला लिया। उस मॉन्स्टर के अंदर आते ही केविन ने वो विंडो बंद कर दी। फिर मॉन्स्टर केविन के करीब आके आहिस्ता आहिस्ता उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। केविन अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था, जिस वजह से उस मॉन्स्टर ने तुरंत ही किस करते टाइम केविन की जुबान को पकड़कर मुंह
मुंह से बाहर खींच लिया, जिससे केविन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। केविन को ये देख काफी ज्यादा सदमा लगता है। फिर वो मॉन्स्टर पलक झपकते ही केविन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। दोस्तों अब वो मॉन्स्टर्स कॉलोनी हाउस के अंदर एंटर हो चुके थे, जिस वजह से अब बाकी के सभी लोगों की जान बिल्कुल भी महफूज नहीं होती। यहाँ नीचे हम देखते हैं फातिमा को, जो यूमिको नाम की एशियन लड़की के पास आके उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है। फातिमा को लगता था कि यूमिको से कोई भी बात नहीं करता, इसीलिए फातिमा उसे अपना ब्रांड न्यू स्वेटर देकर यूमिको को खुश हो जाने का कहती है, जिस वजह से यूमिको फातिमा को थैंक्स कहकर वहाँ से चली गई। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉयड और फादर खत्री को, जहाँ पे आखिरकार बॉयड फादर खत्री की बात मान ही जाते हैं। फादर कहते हैं अगर देखा जाए तो तुम्हारे प्लान में भी काफी दम है, इसीलिए मेरी मानो तो हम सैरा को भी साथ जंगल के अंदर ले चलेंगे। अगर सैरा ने तुम्हें जरा सा भी धोखा दिया तो तुम्हें जो ठीक लगे वो करना। इसके अगले सीन में हमने देखा तैबिथा और जिम को, जो अब अपनी बेसमेंट के अंदर काफी ज्यादा खोद चुके थे, लेकिन अभी तक इतना ज्यादा खोदने के बावजूद भी उन्हें मेन पावर सप्लाई नहीं मिलती, जिस वजह से तैबिथा काफी ज्यादा मायूस हो जाती है। जिम तैबिथा के पास आके उसे हिम्मत ना हारने का कहता है और अपने बेटे ईथन और बेटी जूली के लिए यहाँ से निकलने का कहने लगा। इसी के साथ हम देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जहाँ पे उस मॉन्स्टर ने केविन को चीर फाड़ करके रूम की विंडो को ओपन कर दिया था, जिससे अब बाहर के सभी मॉन्स्टर्स कॉलोनी हाउस के अंदर आने लगते हैं। इधर जब सब लोग पार्टी कर रहे थे तब विक्टर सबसे अलग होकर अपने कमरे के अंदर कुछ रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसके डोर पे नॉक होना स्टार्ट हो जाता है। विक्टर को लगा कि शायद डोना उसे पार्टी के अंदर ले जाने आई है, लेकिन जैसे ही विक्टर ने डोर को ओपन किया तो वहाँ पर जूली मौजूद होती है। जूली कहती है आप सबसे अलग होकर यहाँ इस बोरिंग से कमरे के अंदर क्या कर रहे हो? विक्टर ने कहा मैं यहाँ से निकलने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। जूली विक्टर की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए जूली उसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगी। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं जेड को, जो कैनी और उसकी माँ के साथ डिनर के टाइम कैनी की माँ की दी हुई बुक पर उसी सिंबल को बना रहा था, जिस सिंबल के विजन्स उसे लगातार आ रहे होते हैं। लेकिन उसे उस बुक के अंदर एक अजीब तरह की चीज नोटिस हुई। उसने देखा कि यहाँ पर दो पन्नों को आपस में जोड़ा गया है। उसने जैसे ही उन दोनों पन्नों को खाली किया तो अंदर एक फोटो होती है, जिस फोटो को कैनी और उसकी माँ भी देख रहे थे। कैनी की माँ ने तुरंत ही पहचान लिया कि यहाँ पर तो विक्टर की फोटो है। उन्होंने जैसे ही देखा तो वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये तो विक्टर के बचपन की फोटो लग रही है। जेड ये देख काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि आखिर विक्टर के बचपन की फोटो कोई इस बुक के अंदर क्यों छुपाएगा। इसी कश्मकश के साथ हम देखते हैं कॉलोनी हाउस के सीन को, जहाँ पे यूमिको अब केविन के कमरे में आ जाती है। लेकिन वो जैसे ही कमरे के अंदर आई तो पीछे से मॉन्स्टर्स ने उसका डोर बंद कर दिया और चारों तरफ से वो मॉन्स्टर्स यूमिको को घेर लेते हैं। यूमिको ने उनसे अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन वो बेरहम मॉन्स्टर्स उसकी एक भी सुने बिना ही पलक झपकते ही उसे मार डालते हैं। यहाँ कॉलोनी हाउस के अंदर नीचे बैठे हुए सभी लोग जब पार्टी कर रहे थे तब एक आदमी के हाथ पे पता नहीं कैसे ऊपर से खून के कतरे टपकना शुरू हो जाते हैं। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो वो सब लोग ये देखकर दहशत में आ गए, क्योंकि ऊपर काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स उन्हीं का ही इंतजार कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो सब लोग जोर जोर से चिल्लाना और यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देती है। फातिमा तुरंत ही सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने लगी ताकि वो एलिस को अपने साथ ले आए, लेकिन वहाँ पर भी मॉन्स्टर्स थे। यहाँ विक्टर ने जूली को कहा कि हमें जल्दी से वक्त रहते रस्सी के सहारे बाहर निकलना होगा, वरना वो मॉन्स्टर्स यहाँ भी आ जाएंगे। इधर बाहर डोना सब लोगों को वैन में बिठाकर फातिमा को भी अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन फातिमा ने कहा तुम जाओ और इन सब को टाउन ले जाओ, मैं एलिस को लेकर ही आऊंगी। यहाँ हम देखते हैं एलिस को, जो अपने कमरे में बैठा बाकी सबके शोर को सुनकर बाहर आ जाता है। वो जैसे यूमिको की डेड बॉडी के पास आया तो उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसके ऊपर जो स्वेटर था वो फातिमा का था। उसे लगा कि शायद ये फातिमा पड़ी है। उसने जैसे यूमिको को सीधा करके देखा तब उसे एहसास हुआ कि फातिमा अभी भी कहीं जिंदा होगी। उसके पीछे से ही मिस्टर स्माइली नाम का एक मॉन्स्टर एलिस पर अटैक करने को आगे बढ़ा, लेकिन एलिस तुरंत ही विंडो को तोड़ता है और छत पर से छलांग लगा देता है, जिससे एलिस के हाथ में काफी ज्यादा चोट आ जाती है। पीछे से फातिमा भी एलिस के पास आई और उसे उठाकर टाउन की तरफ भागने लगी, लेकिन एलिस, जिसे अब काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी, वो अब चल भी नहीं पा रहा होता। इसीलिए डर के मारे फातिमा एलिस को लेकर कॉलोनी हाउस के अंदर आ जाती है और अपने दोनों तरफ से दरवाजों को बंद करके उस पत्थर के सहारे वहीं पर बैठ जाती है। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था और साथ ही साथ जरा सा सुकून भी मिला, क्योंकि अब वो मॉन्स्टर से जरा सा सेफ थे। फातिमा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसकी पार्टी के दिन ही कॉलोनी हाउस के अंदर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया, लेकिन एलिस उसे शांत रहकर
हिम्मत रखने का कहता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्टर को, जो जूली को लेकर ठीक उसी पेड़ के पास आया जिस पेड़ के पास वो पहले ईथन के साथ आ चुका था। विक्टर ने कहा, जूली इस पेड़ के अंदर छलांग लगा दो, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ निकलोगी लेकिन मॉन्स्टर से तुम्हारी जान बच जाएगी। इसलिए जूली ने डर के मारे उस पेड़ के अंदर छलांग लगा दी, लेकिन अगले ही पल वो देखती है कि वो एक अलग ही टाइप की बेसमेंट के अंदर आ चुकी है और उसे नहीं पता कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकले। इधर दूसरी तरफ जब बॉयड और फादर खत्री बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं तब उन्हें डोना की वैन की आवाज आने लगी। वो तुरंत ही बाहर निकले, जहाँ पे डोना कहती है, हमारे कॉलोनी हाउस के अंदर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। बॉयड ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा एलिस कहाँ है। डोना ने कहा, मुझे माफ करना लेकिन एलिस हमें वहाँ पर नहीं मिला, इसीलिए इन लोगों को अपने पुलिस स्टेशन ले जाओ। जिस पर वो सब के सब लोग नीचे उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। जब फादर खत्री सबसे पीछे थे तो उसके पीछे ही एक मॉन्स्टर ने आकर फादर खत्री के गले पर अपना नोकीला पंजा दे मारा, जिससे बॉयड ने उस मॉन्स्टर पर शूट तो कर दिया लेकिन उस मॉन्स्टर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। बॉयड तुरंत ही फादर खत्री को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे फादर खत्री अब काफी ज्यादा बुरी हालत के अंदर थे। फादर खत्री के गले पर बहुत बड़ा कट लग चुका था और उनको सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फादर कहते हैं, बॉयड मुझे मरना नहीं है, अभी हमें इन सब की मदद भी करनी है। लेकिन बॉयड कहता है, देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें, प्लीज धीरज रखो और सुबह होते ही हम तुम्हें बचा लेंगे। मगर फादर कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये देखकर बॉयड और डोना काफी ज्यादा रोने लगे, क्योंकि डोना के भी कॉलोनी हाउस के अंदर 45 लोगों के अंदर 17 लोग मारे जा चुके थे और यहाँ बॉयड का दोस्त फादर खत्री भी उन सबको बचाता बचाता अपनी जान से हाथ धो बैठा।